हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके आज हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है? लेस्ली नोरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स और रॉबिन ग्लेन। तो इसके जो पॉइंट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। अब पोइट ने जो डस्ट ऑफ स्नो हमारा टाइटल दिया है, तो ये क्यों दिया है, क्या था इसके पीछे रीजन, यानी कि उसने डस्ट ऑफ स्नो वर्ड क्यों यूज किया पोएम के अंदर? बिकॉज द स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी। क्या उसमें जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हल्के हल्के छोटे छोटे से कण हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। स्नो पार्टिकल्स बर्फ के हम कह सकते हैं, जैसे बर्फ गिरती है तो वो बर्फ होती है छोटी छोटी छोटी, उसके बारे में बात किया इसने। या फिर दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, या फिर जब वो उसके ऊपर गिरे पार्टिकल स्नो के, तो वो इस तरह गिरे जैसे कि उसके ऊपर डस्ट गिरी हो। और दे फेल्ट लाइक डस्ट, या फिर वो डस्ट की तरह ही उसे फील हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी है ये। और दे लुक्ड लाइक डस्ट, या फिर वो डस्ट की तरह दिख रहे थे। तो इसका जो मेन आंसर है, ऑप्शन सही है आपका, वो है स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स थे स्नो के, यानी कि बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे। वो डस्ट की तरह दिखने में लग रहे थे, इस वजह से वो टू टाइनी पार्टिकल्स की वजह से ही इसने डस्ट ऑफ स्नो इसका टाइटल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब पोइट ने एक बात बोली थी, ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें जो रूड का मीनिंग है वो क्या है? ruined, held in regret, ruled और कंकर्ड। तो कंकर्ड का मीनिंग तो होता है कि हम जब किसी चीज को पा लेते हैं, सफलता प्राप्त हो जाती है हमें, तो उसे कंकर्ड कहा जाता है। रूल्ड कहा जाता है हम किसी पर जब रूल करते हैं। हेल्ड इन रेग्रेट, यानी कि पश्चाताप में हम जब कोई रिग्रेट में कोई चीज बिताते हैं या रहते हैं उसमें। और रूइंड यानी कि बर्बाद हो जाना किसी चीज पर। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है, रूड का मीनिंग है वो है हेल्ड इन रेग्रेट, यानी कि उसने अपना जो पूरा दिन है वो पश्चाताप में ही निकाल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। अपलिफ्टेड क्या होता है? सुधारना या फिर रेज करना। तो किस चीज के उसका मूड जो है, पोइट का मूड जो है वो सुधर गया था? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री और ऑल ऑफ द अबव। तो इसके पीछे जो रीजन था मेन, जो उसका मूड चेंज होने का रीजन था, वो था जब उसके ऊपर स्नो, उसके शोल्डर के ऊपर जो स्नो गिरी, उसकी वजह से उसका मूड जो है वो चेंज हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो पोएम की राइम स्कीम हमें जाननी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी। और अब आपको बता देता हूँ राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने पोएम में बता दिया था, लेकिन आपके सामने ये पोएम है आपकी, इसमें आपको बता देता हूँ। जो हमारी लाइन का लास्ट वाला वर्ड होता है उसे हम उठाते हैं क्रो। क्रो में ओ का साउंड आ रहा है लास्ट में, फिर आ रहा है मी, तो इसे हम दे देते हैं, क्रो को हम देते हैं ए और मी को दे देते हैं बी। तो अब इसे सिमिलर वर्ड देखना है हमें। स्नो, स्नो किससे मिल रहा है? क्रो से, तो इसको भी हम ए दे देंगे। और ट्री, ट्री किससे मिलता जुलता वर्ड है? राइमिंग किससे आ रही है? मी के साथ, तो इसे हम बी दे देंगे। तो पहले वाले पैराग्राफ की जो राइम स्कीम हुई वो क्या हुई? ए बी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की देखते हैं, हर्ट। हर्ट जो है ऊपर वाले चारों वर्ड्स में से किसी से भी सिमिलर नहीं है, यानी कि राइमिंग नहीं बना रहा है, तो इसे हम दे देंगे सी। और नेक्स्ट है मूड। मूड भी किसी ऊपर वाले वर्ड से राइम नहीं बना रहा है, तो इसे हम दे देते हैं डी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट। पार्ट किससे सिमिलर है? हार्ट, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट, तो ये हम सी दे देते हैं इसे। और नेक्स्ट है रूड। रूड किससे सिमिलर है ऊपर वालों में से? तो ये है मूड के साथ, मूड रूड, रूड, मूड रूड, तो इसे हम डी दे देते हैं। यानी कि जो सिमिलर है उसे हम एक साथ दे देते हैं और जो दूसरे सिमिलर है उसे हम एक साथ दे देते हैं। तो ऊपर वाले की थी ए बी और नीचे वाले की क्या होगी फिर? सी डी। तो यही वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया है फिफ्थ क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट। अब पोएटिक डिवाइस यूज हुई है इस लाइन में, हैज गिवन माय हार्ट। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है ये हमें बताना है। क्या वो एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है या फिर सिमिली है? तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मीनिंग होता है? एलिट्रेशन किस तरह से हम जानते हैं? एलिट्रेशन होता है जब हम सिमिलर
कॉन्सोनेंट्स का साउंड आता है, सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तब वो एलिट्रेशन होता है। तो अब इसमें देखिए हैज में है आ रहा है शुरू में है, फिर हार्ट में ह आ रहा है, तो इसमें जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो है आ रहे हैं, है और है। इसकी वजह से कॉन्सोनेंट, ये देखिए कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है और है, और इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो एलिट्रेशन होता है। अगर आपके सामने सिमिलर वोवल साउंड आते हैं, सिमिलर वोवल साउंड, ध्यान दीजिए मैं वोवल साउंड की बात कर रहा हूँ और यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा। सिमिलर वोवल साउंड आते हैं तो उसे हम एजोनेंस बोलते हैं, एजोनेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अब फिर से इसमें पोएटिक डिवाइस पूछी है एंड सेव्ड सम पार्ट, तो इसका हमें बताना है क्या होगा एंड सेव्ड सम पार्ट का। इसमें छांटिए, क्या इसमें सिमिलर कोई वोवल साउंड आ रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो कोई भी सिमिलर वोवल साउंड नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे तो इसमें दो जो वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड बना रहे हैं, एक तो है सेव्ड का सै और एक है सम का सै, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड बना रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए सिमिलर क्या होता है, एलिट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर क्या होता है, जब प्रकृति की जो उपचार शक्ति है, हील करना हमें, यानी कि हम करेक्ट होते हैं, जैसे बेटर होते जाते हैं, वो चीज है। या फिर पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो हमें स्नो के पार्टिकल्स के बारे में बता रहा है, या फिर कूल यानी कि ठंडे वेदर के बारे में बता रहा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि किस तरह से हम प्रकृति से यानी कि नेचर की चीजों से भी सैड मूड से अच्छे मूड में आ सकते हैं। ये हमारा इसमें मेन जो है पोएम के अंदर रही है बात, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। अब इस पोएम के अंदर दो नेगेटिव क्रिएचर्स आए हैं, लेकिन पोइट ने उसे पॉजिटिव क्रिएचर्स की तरह यूज किया है, यानी कि एक पॉजिटिविटी की तरह यूज किया है। वो दो कौन कौन से हैं, क्या वो डस्ट और स्नो है, क्या वो हेमलॉक ट्री और स्नो है, या फिर वो स्नो और क्रो है, या फिर हेमलॉक ट्री और क्रो है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, हेमलॉक ट्री और क्रो। ये दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं, लेकिन पोइट ने इसे पॉजिटिविटी के लिए यूज किया, यानी कि उसका मूड इन दोनों की वजह से ही सैड से हैप्पी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस। अब प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं, ये किस चीज के सिंबल है, सोरो के हैं, हैप्पीनेस के हैं, सेलिब्रेशन के हैं, या डेथ के हैं। तो ये दोनों जो सिंबल होते हैं, ये सिंबल होते हैं सोरो के, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। अब डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो किसने गिराए थे पेड़ से, एक क्लाउड ने, एक क्रो ने, एक मंकी ने, या फिर एक स्क्विरल ने। तो ये गिराए थे एक कौवे ने, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है, अ क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। ये आपको लाइंस दी हैं। अब इसमें द वे का मीनिंग बताना है। द वे यानी कि रास्ता, रास्ता यानी कि मेथड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वे का मीनिंग होता है यानी कि मेथड, किस तरह का मेथड, किस तरह का रास्ता हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। अब स्नो जो है वो कहां से गिराई गई थी, क्या वो पिपाई ट्री से गिराई गई थी, नीम के पेड़ से गिराई गई थी, हेमलॉक ट्री से गिराई गई थी, या फिर रोज के एक प्लांट से, पौधे से गिराई गई थी। तो वो जो स्नो है वो पोइट के ऊपर गिरी थी एक हेमलॉक ट्री से, और ये हेमलॉक ट्री से कौवे ने जो डस्ट ऑफ स्नो है वो गिराई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट वॉज इन अ डैश। अब पोइट कौन से मोड में था, प्लेजेंट मोड में था, प्लेफुल मोड में था, रफ मोड में था, या फिर सैड मोड में था। तो ये था प्लेफुल मोड में, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज द पोइट सेव्ड। पोइट ने क्या बचा लिया था, सम पार्ट ऑफ द डे, सम मनी, सम पोइट्री, और सम पार्ट ऑफ अ बुक। तो पोइट ने बचाया था सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि अपने दिन के बचे हुए, दिन का कुछ बचा हुआ भाग बचा लिया था, जिसकी वजह से वो, मतलब जिसमें कि वो हैप्पी रह सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है।
एक बात आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। नहीं तो मैंने ऊपर यहाँ पर ये टेलीग्राम का जो हमारे चैनल का नेम है वो लिख दिया है, सॉल्यूशन हब 0001, ये हमारी आईडी है टेलीग्राम चैनल की, तो इसको सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ जो है वहीं पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। ये मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो पोएट का मूड जो है पोएम की बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में कैसा था, क्या वो सैड मूड था, हैप्पी मूड था, कंफ्यूजिंग मूड था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पोएट का मूड उस टाइम जब शुरुआत हुई थी पोएम की उसमें तो सैड मूड था, लेकिन अगर वो बाद में पूछता है कि मतलब डायरेक्टली इस तरह से पूछ लेता है कि पोएट का मूड कैसा था, तो फिर आएगा प्लेजेंट मूड यानी कि प्लेफुल मूड, यानी कि बाद में उसका मूड थोड़ा शरारती टाइप हो गया था, यानी कि खुशमिजाज टाइप का हो गया था। अगर डायरेक्टली आ जाए द पोएट वॉज इन अ मूड ऑफ प्लेनेस या प्लेफुल, इस तरह आ जाए, ऑप्शन में आपको प्लेफुल या प्लेनेस दिख जाए, तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका। और अगर आए बिगनिंग में तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सैड मूड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज। अब पोएट का मूड चेंज हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था। व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, जब उसने भागना शुरू किया तब उसका मूड चेंज हुआ। व्हेन स्टार्टेड लाफिंग, या फिर हंसने लग गया था तब उसका मूड चेंज हुआ। व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, या फिर जब उसके ऊपर बर्फ के कुछ पार्टिकल्स गिरे तब वो हंसने लग गया था, यानी कि उसका मूड चेंज हो गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब एक हेमलॉक ट्री से एक कौवे ने उस पोएट के ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिराए, उसके बाद उसका मूड जो है वो चेंज हो गया, यानी कि हेमलॉक ट्री भी एक बुराई का प्रतीक माना जाता है और कौवा वो भी एक बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पोएट ने इस पोएम के अंदर उसे पॉजिटिव रेफरेंस के रूप में यूज किया है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही उसका जो मूड है वो चेंज हो गया और वो सैड से हैप्पी हो गया था। 18 क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। अब स्नो के पार्टिकल्स ने, डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को किस तरह से अफेक्ट किया। इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, और नन ऑफ द अबव। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को इस तरह से अफेक्ट किया कि उसका मूड जो है वो चेंज हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। ना ही उसने एनर्जेटिक बनाया था, ना ही उसने सुपीरियर बनाया था, ना ही इनमें से कोई भी नहीं वाला सही है। इसमें जो सही है वो है इट चेंज हिज मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। अब डस्ट ऑफ स्नो के पोएट के ऊपर गिरने से पहले पोएट क्या सोच रहा था। ही वॉज एनर्जेटिक, ही वॉज लकी, ही वॉज रूड, और हिज डे वॉज ruined। तो क्या वो एनर्जेटिक फील कर रहा था, या फिर वो रूड फील कर रहा था, या लकी फील कर रहा था, या वो ये सोच रहा था कि मेरा जो दिन है वो बर्बाद हो गया, यानी कि मेरा दिन जो है वो वेस्ट में जा रहा है, वो ऐसा सोच रहा था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिज डे वॉज ruined। वो ऐसा सोच रहा था कि मेरा दिन जो है वो वेस्ट जा रहा है, खराब जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल फ्रॉम द ट्री। अब ये जो फाइन पार्टिकल्स गिरे थे स्नो के, ये किसकी वजह से गिरे थे। क्या वो एक फ्रॉग की वजह से सॉरी क्या वो एक फ्रॉग की वजह से गिरे थे, एक क्रो की वजह से गिरे थे, एक स्नेक की वजह से गिरे थे, या फिर एक गोल्ड फिंच की वजह से गिरे थे। तो वो जो गिरे थे वो गिरे थे एक क्रो की वजह से, यानी कि एक कौवे की वजह से वो स्नो के पार्टिकल जो हैं वो गिरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन शूक डाउन ऑन मी। शूक डाउन ऑन मी, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। इसमें देखिए एजोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और एंजाइममेंट दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमें जानना है। तो पहले तो हम एलिट्रेशन ढूंढेंगे, क्या एलिट्रेशन है इसमें। तो एलिट्रेशन, इसमें शय का साउंड आ रहा है, इसमें डे का साउंड आ रहा है, इसमें ओ का साउंड आ रहा है, और इसमें मैं का साउंड आ रहा है। तो एलिट्रेशन तो भैया नहीं है। तो फिर हम आगे देखेंगे अब, क्या इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण नहीं किया गया। क्या इसमें फिर एजोनेंस होगा। एजोनेंस चेक करते हैं। एजोनेंस मैंने आपको बताया था, वोवल साउंड जब चेक किया जाता है तो एजोनेंस होता है उसमें। तो शूक किससे बन रहा है। शूक वोवल साउंड, एक ध्यान रखिएगा, वोवल साउंड हमेशा बीच में आता है। तो शूक बन रहा है शै प्लस ऊ प्लस कै।
इससे मिलकर बना शूक, और डाउन बन रहा है डे प्लस ए प्लस ऊ प्लस ने, डाउन इससे बन रहा है तो ये बना डाउन। तो इसमें देखिए इसमें भी ऊ का साउंड आ रहा है, इसमें भी ऊ का साउंड आ रहा है। ऑन में देखिए ऑन में आ रहा है कि नहीं, तो ऑन में ए प्लस ओ प्लस ने, इसमें तो नहीं आ रहा। मी में मी बना है मैं प्लस ई से, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो कम से कम दो में होना जरूरी होता है, तो हमारे शूक और डाउन में तो है, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, एजोनेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हम मान के क्या चलेंगे, है ही इसमें एजोनेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्रो जनरली सिंबलाइज। तो क्रो ज्यादातर यानी कि हमेशा ज्यादातर क्या दिखाता है, यानी कि क्रो किसका सिंबल है, हैप्पीनेस का, गुड फॉर्चून का, बैड ओमेन का, या लाइफ का। तो क्रो जो है वो सिंबल ना ही हैप्पीनेस का है, बुराई का प्रतीक मैंने आपको बताया था, गुड फॉर्चून का यानी कि अच्छे भाग्य का भी नहीं है। फिर बैड ओमेन क्या होता है, ओमेन होता है एक भाग्य है, भाग्य नहीं सॉरी सैगुण कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, तो अच्छे गुणों का प्रतीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, बैड ओमेन यानी कि बुराई का, या फिर हम इसे कह सकते हैं अपशकुन जिसे हम बोलते हैं। तो क्या ये अपशकुन का प्रतीक है या फिर लाइफ का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है, ये सिंबलाइज करता है अपशकुन को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, अ पॉइजनस ट्री विद व्हाइट फ्लावर्स, a poisonous tree with yellow flowers, a poisonous tree with red flowers और a poisonous tree with brown flowers। तो एक जहरीला पेड़ तो होता है, ये तो हमें पता लग गया, इन चारों में ही जहरीला पेड़ तो आ रहा है, लेकिन क्या वो व्हाइट फ्लावर्स वाला होता है, येलो वाला होता है, रेड वाला होता है, या फिर ब्राउन वाला होता है। तो ये जो हेमलॉक ट्री होता है ये एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें कि व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड्स क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन डस्ट ऑफ स्नो। तो जो 24th क्वेश्चन में आपको क्रो और हेमलॉक वर्ड है, ये डस्ट ऑफ स्नो में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पैसिमिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि क्या वो निराशावाद शो कर रहे हैं, या फिर ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि वो आशावादी शो कर रहे हैं, यानी कि आशा लेके चल रहे हैं वो, या फिर मैनरिज्म शो कर रहे हैं यानी कि तरीका शो कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर ये सारी ही चीज़ें शो कर रहे हैं। तो जो हेमलॉक और क्रो है ये पैसिमिज्म यानी कि निराशा का प्रतीक है, यानी कि सैडनेस को शो कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट फील नाउ। अब पोइट कैसा फील कर रहा है, ये पहले भी आया क्वेश्चन लेकिन उसमें ऑप्शन मैंने दूसरे दिए थे और इस क्वेश्चन में दूसरे ऑप्शन दिए हैं। तो क्या वो एस्थेटिक फील कर रहा है, यानी कि वो काफ़ी अति आनंदित सा हो रहा है, काफ़ी खुश मिजाज सा हो रहा है, या फिर पेसिमिस्टिक फील कर रहा है यानी कि निराशावादी हुआ पड़ा है, या फिर वो रेकलेस फील कर रहा है यानी कि लापरवाह हुआ पड़ा है, या फिर वो डेस्पोनेंट है यानी कि काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ पड़ा है। तो अब तो पोइट काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है जब उसके ऊपर वो स्नो गिर चुकी है। तो खुश मिजाज यानी कि आनंदित का जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एस्थेटिक। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट डज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टीच अस। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमें क्या टीच करती है, फाइंड नेचुरल रीजंस टू स्टे हैप्पी, डू इल टू अदर्स, फाइंड अ रीजन टू हिट द क्रो, और ऑल क्रोज आर क्रूअल। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ये हमें रिप्रेजेंट करती है फाइंड नेचुरल रीजंस टू स्टे हैप्पी, यानी कि किस तरह से हम खुश रह सकें, इस चीज़ के हमें तरीके ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड रिवॉर्ड मीन्स। अब रिवॉर्ड का मीनिंग क्या है, ये भी आपको रिपीट किया मैंने क्वेश्चन, लेकिन इसमें डिफरेंट आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो क्या वो फील हैप्पी यानी कि हैप्पीनेस को शो करता है। रूड का मैंने आपको पहले मीनिंग बताया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हताश हो, यानी कि रूड का आपको मीनिंग बताया था निराशा में दिन बिता देना अपना, निराशा में यानी कि सैडनेस में ही दिन बिता देना, निराशा में दिन बिताना, ये आपको बताया था मैंने। तो क्या वो हैप्पी फील कर रहा है, तो नहीं कर रहा। फील रिमोर्स फॉर, अब रिमोर्स क्या होता है, रिमोर्स होता है पछतावा महसूस करना, यानी कि पछतावा,
तो पछतावा है किसी चीज़ का, इसीलिए वो निराशा है, निराशा में। चलो इसको एक बार होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फील रेविशिंग। रेविशिंग क्या होता है? बहुत ही अच्छा लगना। तो क्या उसे बहुत अच्छा लग रहा है? तो अच्छा तो नहीं लग रहा, तो अच्छा लगना भी नहीं होगा। तो क्या उसे फील्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वो खुद को अपने सबसे ऊपर पूरी अपनी वर्ल्ड की हाइट पे देख रहा है? तो ऐसा भी नहीं हो रहा। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, फील रिमोर्स विद, यानी कि वो पछतावा महसूस कर रहा है अपने में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने ये इसके ऑप्शंस हैं, यानी कि आंसर्स हैं, सॉरी। तो हमारी जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं, एमसीक्यूज पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे जो एमसीक्यूज है कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम आईडी ऊपर दे रखी है, सर्च कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।